Good evening to all of you. So today we will be discussing the very last topic of the electromagnetic induction, that is AC generator. But before discussing about the AC generator, we should discuss this topic because this topic will lead us into the AC generator. So let us first discuss this. So that is induced EMF in a rotating coil in magnetic field. Induced EMF when a coil is rotating, जैसे एक coil है और वो magnetic field में, ये suppose that the magnetic field है, ये इस तरह से magnetic field है और यहाँ पे एक coil, अगर इसको मैं ऐसे rotate कर रहा हूँ तो what is your induced EMF generated? To ease our things, we have taken in our syllabus, according to our syllabus, we have taken this omega as uniform. But it's not like that it will always be uniform. So it is just to ease the things. तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें induced EMF in a coil rotating in a magnetic field, that is your AC generator, तो we have taken a rectangular armature coil, है ना, जिसका length L है और breadth B है, is kept in magnetic field of strength B. It rotate about an axis. It rotate about an axis normal to B. ये सपोज दैट ये ऐसा है फील्ड और ये एरिया ऐसे घूम रहा है, ये सपोज दैट दिस इज़ योर एरिया, है ना, ये नॉर्मल टू द फील्ड है और ये इस पे ऐसे घूमना स्टार्ट कर रहा है. इट इज़ रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा है. तो अगर यदि मैं इसको यूनिफॉर्म मान के चला हूँ तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा. थीटा इज़ ओमेगा इंटू टी. ओके, अगर नहीं याद आए तो यहाँ से लिख सकते हैं ये फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिया है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन लिया है. तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी. नाउ एट एनी इंस्टेंट the flux linked to the coil is equals to, the flux linked to the coil will be equal to BA cos theta, है ना, BA cos theta होता है, we know. now reflux तो होता है ना BA cos theta, ये तो हम लोग जानते ही हैं. now if there are n turns, अगर n टर्न्स है तब यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n बी ए कॉस थीटा. अगर थीटा को मैं ओमेगा टी पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा n बी ए कॉस ओमेगा टी. नाउ ड्यूरिंग रोटेशन फ्लक्स इज चेंजिंग. ये जब घूमेगा तो रोटेशन की वजह से थीटा चेंज हो रहा है ना, थीटा के चेंज होने से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रोटेशन फ्लक्स इज चेंजिंग, है ना. देखो अब थीटा का वैल्यू डिफरेंट करते चले जाएंगे तो फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा. मींस इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि चेंज इन फ्लक्स होगा. तो ड्यूरिंग रोटेशन फ्लक्स इज चेंजिंग, हैंस induced EMF is created. induced EMF create हो जा रहा है, which is given by E is equals to minus d phi by dt. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d by dt और phi हमारा कितना आया है, तो टोटल जो फ्लक्स है यही phi है, तो ये हो जाएगा हमारा n b a cos ओमेगा t. अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा माइनस एन बी ए, और ये कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा ओमेगा, और कॉस ये ओमेगा तो बाहर आ जाएगा और कॉस का हमारा आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी.
तो ये आ जाएगा हमारा E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दिस इज योर इंड्यूस्ड EMF at any instant. Now if I say कि what is the maximum EMF, अगर यदि मैं बात करूं now for max EMF, तो मैक्सिमम EMF क्या हो सकता है? यहां से देखिए साइन ओमेगा टी जो कांस्टेंट हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, साइन ओमेगा टी अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये जो आएगा E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा। इसको मैं मान लेता हूं कि ये हमारा है मैक्सिमम EMF, है ना। ये NBA ओमेगा जो आया E इज इक्वल टू NBA, उसी को मैंने E नॉट मान लिया, ये मैक्सिमम। तो इसको यहाँ पे पुट करें, देयरफॉर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस विल बी योर वेरी रिनाउंड एक्सप्रेशन फॉर AC। एक ये बहुत ही रिनाउंड एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि ये AC कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा AC, ये AC EMF है एक तरह से कहा जाए तो। ये जो हमारा है ये साइनोसॉइडल है, इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसका मैं अगर यदि ग्राफ में बनाता हूँ तो ये मेरे को कुछ इस तरह से आएगा। ये साइनोसॉइडल नेचर का हो गया, ये साइनोसॉइडल नेचर का हो गया, मीन्स ये E नॉट और ये माइनस E नॉट, ये साइनोसॉइडल नेचर का हो गया। जो भी साइनोसॉइडल नेचर का होता है, अगर यदि EMF हमारा साइनोसॉइडल मीन्स द वन विच इज फॉलोइंग आइदर साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ। तो जो EMF हमारा अगर साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है या कॉस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं AC, या वह AC नेचर का होता है। AC का मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग नेचर, मीन्स एक बार प्लस हाफ में है तो दूसरे दफ़ा माइनस हाफ में है। तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो हमारा आ रहा है ये साइनोसॉइडल ही नेचर है, तो यहाँ से जो EMF आ रहा है ये कैसा जनरेट हो जाएगा? AC नेचर का हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे जो EMF जनरेट हो रहा है वह AC हो रहा है ना। AC मीन्स अल्टरनेटिंग। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज दैट ये टाइम पीरियड के इसके ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकली स्टडी करते हैं। ये 0 हो गया, तो ये अगर यदि मैं बात करूँ ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 1 कंप्लीट टाइम पीरियड हो रहा है, तो ये जो आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये हाफ टाइम पीरियड हो गया, तो ये उसका हाफ हो गया इन दोनों का। ये T/4 टाइम या T/2, ये हाफ टाइम पीरियड, ये हो जाएगा हमारा 3T/4, और ये जो हो जाएगा वो हो गया हमारा T। ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको अब मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ, और जैसे अगर मैं T इज इक्वल टू 0 पे स्टडी करूँ, T इक्वल टू 0 पे स्टडी करूँ, तो ये हमारा क्या हो रहा है? T इक्वल टू 0 पे मैं स्टडी करूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर यदि देखा जाए तो हमारा थीटा वैल्यू क्या हो रहा है, या यहाँ पे थीटा को निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t इंटू टी, 2π/t इंटू टी। तो अगर यदि मैं थीटा निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा एंड t इज यहाँ पे T/4 हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 2π/t इंटू T/4। तो ये T कट गया, तो यहाँ पे आया हमारा π/2। तो यहाँ पे थीटा जो हमारे होने वाला है यहाँ पे T/4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इधर की मैं बात कर रहा था ना, सॉरी मैं यहाँ पे आ गया, सॉरी। तो इसको मैं एट T इक्वल टू 0 पे मैं डिस्कस कर रहा था, T इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी ओमेगा, थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? ओमेगा टी। तो थीटा इज, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π/t इंटू टी। तो यहाँ पे जो t है हमारा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, t 0। तो ये थीटा का वैल्यू ही हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस मीन्स ओमेगा टी इज ऑल्सो 0। तो जब 0 है तो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जो हमारा होने वाला है ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज E इज इक्वल्स टू
ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी का वैल्यू क्या आया, 0 आया, तो 0 मीन्स ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बिकम्स 0, तो t इक्वल टू 0 पे मेरा EMF 0 हो गया। अगर मैं t इज इक्वल टू टी बाई 4 की मैं बात करूं, t बाई 4 की, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कहने का मतलब हो गया 2 पाई बाई टी इंटू, ये केस में इधर पे लिख दिया था, सॉरी, t बाई 4, तो ये t कट गया, ये 2 कट गया, तो हमारा आया थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसे केस में हमारा जो EMF अगर यदि देखेंगे तो EMF क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी इज पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज 1। तो यहाँ पे जो हमारा EMF आया ये मैक्सिमम आया। अब मैं इधर पे देखता हूँ, T इज इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड T बाई 2, तो यहाँ पे थीटा अगर दी मैं बोलूँ तो थीटा कितने के बराबर है, ओमेगा टी, तो ओमेगा को मैंने लिखा है 2 पाई बाई टी, और ये जो टी है वो हाफ टाइम पीरियड टी, तो ये टी कट गया, ये 2 कट गया, तो हमारा क्या आया, थीटा इज इक्वल टू पाई। तो इस केस में हमारा जो EMF आने वाला है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन पाई, साइन पाई इज 0, तो EMF हमारा आया 0। नाउ नेक्स्ट, अगर यदि मैं t इज इक्वल टू 3t बाई 4 के समय का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी मीन्स 2 पाई बाई टी इंटू, एंड दिस टाइम इज 3t बाई 4, तो ये t कट गया, 2 कट गया, 2 जा 4, तो हमारा जो थीटा वैल्यू आया है वो आया है, थीटा या ओमेगा टी का जो वैल्यू आया है 3 पाई बाई 2। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे EMF अगर भी देखना चाहूँ तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री, दैट इज -1, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट हो गया। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और लास्ट केस में देख रहा हूँ E व्हेन T इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आ जाने वाला है मेरा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू दिस टी, ये टी कट गया, तो थीटा आया हमारा, या ओमेगा टी आया हमारा 2 पाई। देयरफॉर ई अगर यदि यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज टी इज 2 पाई, सो 2 पाई इज साइन 2 पाई इज 0, तो EMF विल बी 0। तो यू कैन सी व्हाट यू आर गेटिंग, यहाँ से स्टार्ट किया 0 EMF, फिर मैक्सिमम, देन 0, देन माइनस ई नॉट, देन 0, तो ये इस तरह से वैरी करता है। ये हमारा ग्राफिकल डिस्कशन हो गया। तो आई होप ये हमारे पास ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो, AC जनरेटर में ये, या फिर AC कैसे जनरेट करते हैं व्हेन कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा कैसा नेचर का जनरेट हुआ यहाँ पे हमारा ये AC कैसे हम उनको पता चला, क्योंकि ये साइनोसॉइडल नेचर का हमारा EMF आया जो कि AC बतलाता है। जो अगर साइनोसॉइडल आया तो वो हमारा क्या हो जाता है, AC हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं AC जनरेटर के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है ना। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन से, ये हमेशा याद रखेंगे आप। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं AC जनरेटर के बारे में। AC जनरेटर में जो इसका इंट्रोडक्शन अगर ये मैं बात करूँ, ये ऑलरेडी आप जानते हैं ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो एक्सटर्नली जो एनर्जी दे रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मूव करवा रहे होते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी हम लोग चेंज इन फ्लक्स करवाएंगे तो वहाँ पे एक करंट जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इनफैक्ट इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है, और अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट मूव करता है, दैट करंट इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट। ना इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में मीन्स अगर इसका मैं वर्किंग कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक कॉयल होता है, कॉयल और अ कोर ऑन अ कोर। ये जैसे ये कोर है, उस पर ये कॉयल लगा हुआ है, रोटर मीन्स इट इज
इट इज़ एबल टू रोटेट, ये इसको रोटेट किया जा सकता है, तो दैट इज़ योर रोटर। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग जो कि स्टार्टर, जो कि इसको स्टार्ट करेगा ना। एक कम्यूटेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप रिंग प्लस कार्बन ब्रशेस। तो स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस, ये C1 C2 और B1 B2 ये सारे कार्बन स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस है। B1 B2 इज अ कार्बन ब्रश जो कि कंडक्टिंग नेचर का होता है, ये जस्ट इसके बीच में फिजिकली टच रहता है, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली कनेक्टेड नहीं होता, ये इसके ऊपर स्लाइड करता है और यहाँ से एक स्प्रिंग लगाए हुए रहते हैं जो कि इसको यहाँ से अलग नहीं होने देता है, उसको दबाए हुए रखता है। नहीं तो क्या होगा कि लूज होने की वजह से ये इसके सरफेस को छोड़ देगा, तो लेकिन ये स्प्रिंग उसको क्या करते हैं, धक्का दे करके इस के साथ दिस स्लिप रिंग के साथ हमेशा उसका कनेक्शन बनाया हुआ रहता है। तो यहाँ पे वर्किंग देखें तो यहाँ पे वर्किंग में इसका रूल जो यूज़ होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है, या मोशन जो दिया गया है ये एक्सटर्नली दिया गया है। तो आई होप यू ऑल नो अबाउट द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, इसलिए मैं इसको इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये क्लास 10th का था, जो आप लोगों को वर्किंग आप लोगों को मालूम। यहाँ पे जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ था वो ये था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, है ना। यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैं बात करूँ, जैसे इंडिया में अगर ये हम लोग बात करते हैं तो इंडिया और USA में, या फिर कहूँ कि ऑल वर्ल्ड एंड USA, तो पूरे वर्ल्ड में या में जो हमारा यूज़ होता है AC वो 50 हर्ट्ज का होता है, और जनरली जो वोल्टेज यूज़ होता है वो 220 वोल्ट होता है, ये अक्रॉस द ग्लोब होता है। लेकिन एकमात्र ऐसा कंट्री है USA जहाँ पे हम लोग 60 हर्ट्ज का AC फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस AC वोल्टेज यूज़ किया जाता है। ये फ्रीक्वेंसी वहाँ जो होता है वो 60 हर्ट्ज का होता है और इंडिया में 50 हर्ट्ज का होता है। इसलिए क्या है कि वहाँ से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाते हैं, डिवाइसेस लाते हैं, जैसे लैपटॉप्स वगैरह अगर लाएँ, तो लैपटॉप वहाँ पे तो सस्ता तो बहुत मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको इंडिया में यूज़ करना चाहें तो वो इजीली यूजेबल नहीं है इंडिया में। अब क्यों नहीं है इजीली यूजेबल? बिकॉज वो वहाँ के हिसाब से बनाया गया है जो कि 60 हर्ट्ज पे काम करता है और 120 वोल्ट पावर सप्लाई लेता है। लेकिन इंडिया में क्या है, 220 वोल्ट विच इज़ वेरी हाई फॉर इट, एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो ये वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडेप्टर्स एक आता है जो कि बेंगलोर में ही मिलता है, तो वो बेंगलोर से वो एडेप्टर ले करके ही इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर गड़बड़ हो गया तो उसके साथ प्रॉब्लम है कि आपको फिर से उसको बेंगलोर भेजना पड़ेगा बनने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत आता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक जो नॉर्मल बैटरी डिवाइसेस हैं जो अमेरिका से, वो सब तो चल जाएंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अगर वहाँ से यहाँ लाते हो तो वो थोड़ा गड़बड़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 60 हर्ट्ज चलता है, यहाँ पे इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेसन। अब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे and then we will start off with the new chapter। तो हम लोग सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, NCERT का ही डिस्कस करेंगे। तो NCERT का जो एग्जाम्पल 6.2 हम लोग अभी देखते हैं। आई होप सबके पास NCERT बुक होगी, मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं केवल बोलता चला जाऊंगा और आई होप आपको समझ में आता भी चला जाएगा। सबसे पहले ये दिया हुआ है कि एक इसमें आप देखोगे तो दिया हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई ये इरेगुलर शेप का कोई मेटल है, ये पहला कंडीशन है ना। अभी इसको मैंने एक्सपैंड करके और रेगुलर शेप में ले आया, इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये इरेगुलर शेप का था, ये इरेगुलर शेप का था, इसको मैंने फैला करके ये बड़ा सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसको मैं एक्सपैंड कर, और ये फील्ड इनवर्ड की तरफ है, तो ये बोलता है कि क्या इसमें करंट फ्लो करेगा। जो इसको मैं एक्सपैंड किया फील्ड में, तो क्या यहाँ पे ये करंट फ्लो करेगा, और अगर यदि फ्लो करेगा तो उसका क्या डायरेक्शन होगा। तो बहुत इजी है।
पहले तो ये जाने कि ये इसको मैंने एक्सपैंड किया तो इसके एरिया को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया है। अगर मैंने इसके, ये छोटा एरिया था, स्मॉलर एरिया से हम लोगों ने बड़े एरिया में चला गया, स्मॉल एरिया टू बिगर एरिया में हम लोगों ने शिफ्ट हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है, बिकॉज एरिया बढ़ा है तो जो फील्ड लाइंस पास होने वाले थे वो अधिक से अधिक पास हुए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है। चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ है मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या करंट हुआ है, तो यस करंट विल फ्लो। अगर करंट फ्लो करेगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमको क्या देखना है, तो डायरेक्शन हम लोग पढ़े हैं कि ये हमेशा अपोज करता है जो चेंज किया है। तो यहाँ पे जो चेंज करने वाला है वो क्या है, ये क्रॉस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये कैसा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड मीन्स ऐसा, तो ये कैसा घूमा, ये ऐसा घूमा, ये ऐसा। दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंटी क्लॉक वाइज। क्यों, क्योंकि ये इसको अपोज करने वाला है। अपोज किया तो इसलिए बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, चूंकि अंदर दिया हुआ है तो ये बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो ये इंड्यूस्ड करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एक सेम इसी तरह का एक दिया हुआ है, इसी में यहाँ पे एक सर्कुलर लूप में है और इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पहला इसका शेप था, ये दूसरा शेप है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, डॉट मीन्स आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ये इनिशियली ये सर्कल था, इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो बोलता है कि क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो यस यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बड़े एरिया से छोटे एरिया पे गया है। मैंने बड़े एरिया से छोटे एरिया पे गया है, तो बड़ा एरिया से छोटा एरिया गया तो यहाँ पर भी चेंज इन फ्लक्स होगा। चेंज इन फ्लक्स होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ तो करंट फ्लो करेगा। तो यस करंट विल फ्लो। अब करंट फ्लो किया है तो किस डायरेक्शन में क्या है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटवर्ड की ओर है, तो हमारा जो फील्ड बनेगा वो कैसा बन जाएगा, इनवर्ड। इसको अपोज करने का कोशिश करेगा तो ये कैसा बनाएगा, यहाँ पे एक हाँ, तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा ये करंट, ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये कैसा बनाएगा, इनवर्ड की ओर। तो ये कैसा बन जाएगा, ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करने वाला है वह ऐसा फ्लो करने वाला, तो यहाँ पे कैसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये बताए कि ये कहाँ से हम लोगों ने इस कंक्लूजन पे आया, किस लॉ से। तो ये जो लॉ से हम लोग ये आए वो कौन सा लॉ कहलाता है, वो कहलाता है लेंजेस लॉ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 6.3 which says NCERT 6.3 a long solenoid with 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे टर्न डेंसिटी दिया हुआ है। मैं बोलता चला जाऊंगा और लिखता चला जाऊंगा हमारे जो ये दिए हुए हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, जो गिवन है। तो n यहाँ पे 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिस इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। टर्न्स पर सेंटीमीटर, टर्न्स पर सेंटीमीटर इज नथिंग बट द टर्न डेंसिटी। तो ये दिया हुआ है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग को मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1500 टर्न्स पर मीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। अलॉन्ग सोलिनॉइड, एक पहले सोलिनॉइड तो बना लें। अलॉन्ग सोलिनॉइड हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया। सॉरी, इसका जो टर्न डेंसिटी ये है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक लूप दिया हुआ है। बोल रहा है कि लॉन्ग सोलिनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर
placed inside the solenoid normal to its axis कहने का मतलब इसका एक्सिस ये हो गया है ना, और एरिया उसके ये देखिए ये जो है ये एक्सिस हो गया, तो एक्सिस के साथ ये क्या आ रहा है, नॉर्मल हो गया है ना। कहने का मतलब कि जब ये जो है इस एक्सिस के साथ नॉर्मल है, कहने का मतलब इसका एरिया वेक्टर उसके डायरेक्शन में है ना, एरिया वेक्टर उसके डायरेक्शन में, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। चलिए ये इस तरह से एक लूप रखा हुआ है, एरिया तो दिया हुआ है क्या, इस लूप का एरिया जो दिया हुआ है, लूप का जो एरिया दिया हुआ है वह दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मीन्स इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है ना। चलिए या इसको मैं ऐसा करता हूँ ना, ये 1500 को इसको 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 कर देता हूँ। 1.5 1500 को मैंने ये कर दिया, 1500 को मैंने 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दिया। ठीक है, चलिए नॉर्मल इफ द करंट कैरिड बाय द सोलिनॉइड चेंज स्टीडली, मीन्स यहाँ से जो करंट जो चेंज हो रहा है I1 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 एम्पियर। इन टाइम चेंज इन टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। What is the induced EMF? Very good. तो induced EMF क्या हो जाएगा, E is equals to minus d phi by dt। E is equals to minus d phi by dt। यहाँ पे इसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री बन रहा है, तो cos 0 डिग्री 1 हो गया। चलिए वो सब खत्म हो गया, तो यहाँ सिंपल लेते हैं माइनस d by dt ऑफ B हमारा क्या होता है, तो B होता है हमारा म्यू नॉट n I, और ये हमारा दिया हुआ है A। अब यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो ये जो कांस्टेंट है ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट n A, ये सारा दिया हुआ है, और di बाई dt। चलिए अब इसका सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस म्यू नॉट मीन्स म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 टू द पावर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट इज 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई मीन्स 4 इंटू पाई इज 3.14 एंड टर्न डेंसिटी इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। area is 2 into 10 to the power minus 2 into di by dt is change in current 4 into यहाँ पे ना लिख करके हम इसको नीचे लिखते हैं माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 4 इंटू 3.14 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज 2 एंड बाय टाइम इज 0.1। इस 0.1 को हम लोग ऊपर ले सकते हैं 10, ये खत्म हो गया। ओके सो एवरीथिंग इज नाउ गिवन। अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसका आंसर जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर आ रहा है वो -7.54, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, चेक कर लेना प्लीज़, इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट, क्योंकि मैंने जो किया है सारा सही किया है, ये कैलकुलेशन आप देख लेना। तो ये जो आया इंड्यूस्ड ईएमएफ -7.54 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग जो देखते हैं वो है 6.5 अब हम लोग देखते हैं। तो 6.5 में क्या दिया हुआ है कि ये एक इसमें एक ये रिंग दिया हुआ है, और लेट मी स्टडी द क्वेश्चन।
ओके, तो एक रिंग दिया हुआ है और ये एक यहाँ पे एक रॉड है जिसका रेडियस है, और ये जो रॉड है ये मूव कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी 400 रेडियन पर सेकेंड। मीन्स ये जो रॉड है इसमें ये इस रिंग पे घूम रहा है ऐसे, है ना। इसका रेडियस और रिंग का रेडियस ये दोनों सेम है। तो रॉड का लेंथ जो दिया हुआ है वो 1 मीटर का दिया हुआ है, और ये जो बी दिया हुआ है हमारा वह 0.5 टेस्ला दिया हुआ है। अब मेरे को बताना है कि इस पॉइंट और इसके सरफेस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होने वाला है। इस पॉइंट और इसके बीच में, इसके सरफेस के बीच में जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना होने वाला है। तो भाई अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था, E = ½ BL² ओमेगा। ये हम लोग देखे थे। You can go and see in the last video or few pages back। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये हाफ हो गया, B हमारा 0.5 हो गया, ये L इज़ 1 मीटर मीन्स 1 स्क्वायर हो गया, ओमेगा इज़ 400 हो गया। तो इसको अगर मैं आपको पूरा सॉल्व कर दूँ तो ये कितना हो जा रहा है भाई, 10 हो गया है, ये कट गया है ना, और ये हो गया हमारा 20। तो ये जो आ रहा है हमारा 25 या 100 वोल्ट। तो यहाँ जो आंसर भी आ गया 100 वोल्ट यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस द 6.6। ये बोल रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर मीन्स 8 into 10⁻⁻² meters and having number of turns is n is equals to 20 turns is rotated about its vertical diameter। ये vertical diameter है, इसके about इसको rotate किया जा रहा है in a uniform horizontal magnetic field। ये horizontal magnetic field है, ये horizontal magnetic field है, ये with ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा मैं लिखना भूल गया, ये ओमेगा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 50 रेडियन पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड B इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻² टेस्ला। ये दिया हुआ है B मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्टेन मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। मैक्सिमम E मैक्स और E एवरेज। तो भाई पहले हम लोग E मैक्स निकालते, तो E मैक्स क्या हो जाएगा, ये N हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं NBA ओमेगा। E मैक्स अगर यदि किसी कॉइल को अगर मैं इसमें रोटेट करता हूँ तो हमारा क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ NBA ओमेगा मैक्सिमम। तो ये NBA ओमेगा। तो यहाँ से E मैक्स क्या आ जाएगा हमारा, E मैक्स आ जाएगा N इज गिवन, N इज 20 टर्न्स, B इज 3 × 10⁻⁻² and 3 × 10⁻⁻²। देन एरिया के लिए ये नहीं दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ πr² ना, एरिया इज इक्वल्स टू πr²। तो पाई इज 3.14, r² मीन्स 8 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर एंड ओमेगा इज 50। ये सारा दिया हुआ है E मैक्स। तो इसको आप सॉल्व करो तो इसका लास्ट में जो आएगा आंसर वो है 0.603 वोल्ट। तो ये आया हमारा E मैक्स। नाउ अब हमको निकालना है E एवरेज। अब हमको निकालना है यहाँ पे E एवरेज। तो E एवरेज हमारा क्या आने वाला है भाई ये AC जनरेट हो रहा है ना, यहाँ पे ये कॉइल जब रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे AC जनरेट होने वाला है। तो टोटल फ्लक्स अगर यदि हम बोलें कि अभी
एक या फर्स्ट हाफ में इसने कैसा गया, ऐसा गया, सेकेंड हाफ में ऐसा गया, तो एवरेज अगर निकालें तो ये प्लस में जितना होता है माइनस में, तो एवरेज कितना हो जाएगा? अगर यदि फर्स्ट हाफ में इतना आया है तो सेकेंड हाफ में माइनस 0.603 होगा, तो ये ओवरऑल ई एवरेज क्या हो जाएगा? ये हमारा जीरो हो जाएगा। शुरुआत वहीं, खत्म वहीं। एक्चुअली में यहाँ पे इसको रीजन क्या देख सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स इन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में अभी ये जैसे देखें कि ये अभी 4 इधर से जा रहा है, इस एरिया से 4 जा रहा है, अभी ये घूम करके ऐसे हो गया है ना, अब इसके पीछे वाले एरिया से भी 4 जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल इस एरिया से भी 4 गया, मीन्स 4 जाने वाला 4 टोटल फ्लक्स जो हो गया, या फिर सीधा इससे जाने कि ऐसो प्लस और माइनस मिला करके एवरेज क्या हो जा रहा है? नील हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो और इसका रीजन लिख सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स इन कंप्लीट साइकिल, क्योंकि शुरुआत वहीं, खत्म भी वहीं। चेंज इन फ्लक्स इन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू जीरो। तो ई एवरेज हमारा क्या आ जाने वाला है? जीरो। नाउ नेक्स्ट हमको इसमें क्या बोला है? मैक्सिमम if the coil forms a closed loop, means closed loop फॉर्म कर रहा है और उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। रेसिस्टेंस यहाँ पे लिख देते हैं, R इज गिवन, रेसिस्टेंस इज गिवन 10 ओम। कैलकुलेट मैक्सिमम I। मैक्सिमम I कितना हो जाएगा भाई? मैक्सिमम I अगर मैं बोलूं तो I मैक्स क्या हो जाएगा? I मैक्स हो जाएगा E मैक्स बाई R। E मैक्स बाई R, तो E मैक्स कितना आया है? 0.603 बाई R इज 10, तो ये हो जाएगा 0.0603 एम्पियर। तो दिस इज योर मैक्सिमम करंट, दिस इज योर मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट इट इज व्हाट इज द एवरेज पावर। पावर एवरेज क्या हो जाने वाला है यहाँ पे? पावर एवरेज तो ये अभी एसी चैप्टर में पढ़ोगे कि एवरेज पावर इज हाफ ईवी आईवी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे मीन्स एवरेज ईएमएफ एंड एवरेज करंट का हाफ है ना, क्योंकि हाफ तो लॉस होता है ना, हाफ तो यहाँ पे पावर जनरेट किया। आपको याद करें तो एडी करंट्स में लॉस होता है। अगर यदि एनर्जी कंसिडरेशन जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको मैं दिखला देता हूँ। ये देखिए, जितना पावर जनरेट किया, ये पावर जनरेट किया तो इतना हमारा क्या हो गया? लूज भी किया। तो एक तरह से कहे तो टोटल पावर का ये हाफ हो जाएगा। तो या फिर ये आगे हम लोग एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि ये भी टोटल पावर तो होता है कि E इंटू आई है ना, V इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है ना, तो वो टोटल पावर हो गया। लेकिन हम लोग जैसे देखें कि जितना जनरेट होता है उतना लॉस भी होता है, तो एवरेज पावर सीधा लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? E हाफ EV E एवरेज इंटू आई एवरेज। तो इसको ये कर देंगे तो हाफ इंटू 0.603 मल्टीप्लाइड बाय 0.0603। तो यहाँ से इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.018 वाट। अभी यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पावर। सोर्स ऑफ द पावर क्या है? आई होप ये आपको समझ में आया हो। एक्चुअली क्या है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। ये तो टोटल हो गया, ई इसको और इसको में मल्टीप्लाई, सॉरी ये तो ज़ीरो हो रहा है ना। ये एक्चुअली में क्या है कि एवरेज पावर यहाँ पे ई मैक्स से देख रहे हैं, तो मैक्सिमम तो हमारा ये हो गया है ना। तो दिस इंटू दिस निकाल रहे हैं, ये इंटू ये निकाल दिया, तो ये तो हमारा टोटल पावर आ रहा है। लेकिन एवरेज पावर में हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारा लॉस भी करता है, तो इस वजह से हम लोगों ने उस लॉस को हम लोग दिखाया है। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, तो ये E मैक्स इंटू आई मैक्स कर दिया हम लोगों ने। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर? ये पावर का सोर्स क्या है? पावर का सोर्स है ये इनफैक्ट जो लॉस किया है, वन हु इज रोटेटिंग द कॉइल, जो बाहर से रोटेट कर रहा है, वन हु इज rotating the coil, that is external agent। चलिए, तो हम लोग विल कीप अप टू दिस
Thank you.